नमस्कार मित्रों, मैं हूँ रवि और हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारी कथा नंबर 4। और अभी हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। मार्केट का माहौल कैसा है, कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा कौन सा स्टॉक मुझे पसंद है या मैं कौन से स्टॉक को फॉलो करता हूँ, मेरा म्यूचुअल फ़ंड कौन से फेवरेट है, किस म्यूचुअल फ़ंड में मैं फॉलो करता हूँ या इन्वेस्ट करता हूँ, तो आप अगर मेरा पोर्टफोलियो या मेरा म्यूचुअल फ़ंड का पोर्टफोलियो देखना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे दी है, तो आप वहाँ जाके क्लिक करना। तो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं कि आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि कैपिटल गेन से स्टॉक मार्केट टूटा था। किसी ने, एक यूट्यूबर है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, पर वो बोल रहे थे कि अफवाह फैला रहे थे। वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, तो इसी वजह से वो सबके मन में, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उन सब में ये डर फैला रहे थे कि पता है अगर बीजेपी गवर्नमेंट फिर से आएगी तो 35% टैक्स ला देगी स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट में। आपकी जो भी इनकम होती है स्टॉक मार्केट से, वहाँ पे 35% टैक्स हो जाएगा। ऐसी उन्होंने अफवाह फैलाई। उनका वीडियो बहुत लोग देखते हैं, तो सब और लोगों ने भी अफवाह फैलाई। और अभी कुछ दिन पहले स्टॉक मार्केट टूटा था उसकी वजह से। तो ऐसे यूट्यूबर से बचे। ऐसे लोग क्या करेंगे कि आपके दिमाग में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो आपके दिमाग में डालेंगे, और फिर उसकी वजह से आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। आपको पता नहीं है कि ओरिजिनल बात क्या है। देखो, पहले ये बात समझनी चाहिए कि ऐसे यूट्यूबर क्या करते हैं, अपनी अपनी जो पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो पार्टी पावर में कैसे आए उसके लिए वो बीजेपी के लिए कुछ बुरा बोलते हैं। समझ में आया? उनके लिए ये नहीं होता कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं सबको सच्ची बात बताऊँ। सबके दिमाग में ये डर फैलाते, जो बात है ही नहीं। गवर्नमेंट ने ऐसी कुछ बात बोली नहीं है कि हम ऐसा टैक्स लाने वाले हैं, ठीक है। और एक सिंपल सी बात सोचो कि अभी 10-15% ऐसा टैक्स चल रहा है, ठीक है। 35% टैक्स हो जाएगा। तुम सोचो, जो बात सही नहीं है ऐसा गवर्नमेंट सोचेगी भी क्यों? इंडियन गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनानी है। 2047 तक हमको डेवलप्ड नेशन बनाना है, बहुत बड़ी इकोनॉमी हमारी बनानी है। तो वो लोग ऐसा क्यों सोचेंगे? सबसे पहले ये सोचो कि वो लोग तो ऐसा सोचेंगे कि कम टैक्स हो, स्टॉक मार्केट ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें, इकोनॉमी अच्छी हो, ठीक है। तो अभी जो टैक्स है वो सही चल रहा है और ऐसा ही रहने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। ये सब यूट्यूबर और कुछ न्यूज़ चैनल वाले अफवाह फैला के अपने व्यूज़ बढ़ा लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से तुम बचना। मैं अभी भी बोलता हूँ, तुम ऐसे लोगों से बचना, क्योंकि ऐसे लोग आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। आप 5 लोगों को बताओगे तो ऐसे करके पूरा स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंस होगा। तो इसकी वजह से 700-800 पॉइंट मार्केट गिरा था, और फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने आके बोला कि ऐसी कोई बात हमने नहीं बोली है और या फिर ना हम करने वाले हैं। तो इसी टॉपिक के कैपिटल गेन टैक्स के बारे में मैं बताना चाहता था कि ये कितने गंदी सोच वाले लोग होते हैं जो आपको ऐसे इन्फ्लुएंस करके अपने व्यूज़ बढ़ाते हैं, अपना प्रॉफिट लेते हैं, और आप सोचने लगेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। फिर आप बीजेपी को वोट नहीं करोगे और कोई दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी जिसको पता ही नहीं है कि कंट्री को अच्छे से कैसे चलाए, देश को कैसे आगे ले जाए, और फिर आप लोग उनको वोट कर दोगे। तो आपको जिसको वोट करना हो करो, लेकिन ऐसे अफवाह फैलाने वाले से बचो। अभी दूसरे बात करने वाले हैं कि मैंने सुना है कि एक इन्वेस्टर के बारे में मैं पढ़ रहा था, उनका 150 करोड़ 150 करोड़ का पोर्टफोलियो है, और बहुत सालों से वो इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि 15-20 सालों से। और उन्होंने स्टार्ट किया था 1 करोड़ 2 करोड़ से, और अभी उनका पोर्टफोलियो हो गया है कुछ 150 करोड़ के आसपास। और उनके पास थे जैसे कि MRF, पीडीलाइट, टाइटन, पेज इंडस्ट्री, जैसे एकदम बोलते हैं ना कि कभी अजय अमर पोर्टफोलियो जिसको बोलते हैं, कि कभी गिरने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, वैसे वाले पोर्टफोलियो। तो अगर मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, अगर आपने 2000 या 2003 के आसपास आपने इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया होता 1-2 करोड़ से, और अगर आपने अच्छी अच्छी कंपनियां ली है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका पोर्टफोलियो अभी हो सकता है 150 करोड़ जैसा, क्योंकि कुछ लोग कुछ स्टॉक 100 गुना हुए होंगे, कुछ 50 गुना, 200 गुना ऐसे। तो कहने की बात यह है कि अजय अमर पोर्टफोलियो जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जैसे कि अभी मैं बताऊं कि आप
टाइटन के लिए, मैं तो टाइटन में इन्वेस्ट करने वाला हूँ 100 साल के लिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो आप 100 साल के लिए प्रिडिक्ट कर सके। हाँ, टाइटन का मैनेजमेंट अच्छा है, वो लोग अच्छा ग्रोथ करेंगे, लेकिन हमको क्वार्टरली बेसिस, हमको ईयरली बेसिस ऐसे करके देखना पड़ेगा कि उनका ग्रोथ आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो हमको और 5,000 कंपनियां हैं, हम वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे मत सोचो कि पीडीलाइट ने पहले इतना ग्रोथ किया है, इतना गुना स्टॉक हुआ है, एमआरएफ का इतना गुना स्टॉक हुआ है, तो ऐसे 150 करोड़ वाले का मैं पोर्टफोलियो कॉपी कैट कर देता हूँ और मेरा भी इतना गुना पैसा हो जाएगा। पहले बात यह है कि आप इन्वेस्टिंग करना कितने पैसों से स्टार्ट करते हैं और आप कंपनियाँ कैसी चूज़ करते हो, तो वैसी कंपनियां लोगे तभी आपका पैसा बनेगा। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिक्लिकल कंपनियां ऐसी होती है जैसे कि एनर्जी, मेटल, केमिकल जैसे कंपनियां हो। अगर वैसी कंपनियों में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको लगेगा कि ओह, मैं यहाँ लो आ गया है ऐसी कंपनियों का, तो मैं ले लेता हूँ, अभी ये स्टॉक हो जाएगा 4 गुना, अगले 1 साल में, 2 साल में, या अगले 3 महीने 6 महीने में ये 2 गुना हो जाएगा। ऐसी कंपनियों में पैसे बनते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ पैसे नहीं बनते, लेकिन ये सट्टा खेलने जैसा है। अगर कोई कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं करती तो हमको वैसी कंपनियों से बचना चाहिए। समझ में आया? 5,000 कंपनियां हैं, उनमें से आपको स्टॉक चुनना है। आपको वैसी कंपनियां पसंद नहीं करनी है जो सिक्लिकल है। सिक्लिकल का मतलब ऐसा होता है जो कभी कभी प्रॉफिट करती है, उनका पर्टिकुलर कोई सीज़न होता है, जैसे शुगर कंपनियां, केमिकल कंपनियां, मेटल कंपनियां, वो कनेक्टेड होती है कॉमोडिटीज़ से। जैसे कि कॉमोडिटीज़ जैसे कि जिंक, कॉपर, शुगर, उन सब की प्राइसेस कैसे चल रही है, उस हिसाब से उनका प्रॉफिट और लॉस होता है। समझ में आया? तो अगर कॉमोडिटीज़ प्राइस क्या होती है, अप एंड डाउन होती है, तो इन कंपनियों के प्राइसेस भी, प्रॉफिट भी अप एंड डाउन होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे ट्रेडर होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं जो स्टॉक जब डाउन जाता है ले लेते हैं और फिर 2-3 महीने के लिए रख के, 6 महीने के लिए रख के 1 गुना, 2 गुना, 1 गुना तो नहीं, 2 गुना, 2.5 गुना ऐसे करके हो जाएगा, वैसे करके इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसी कंपनियों से आपको बचना है, बचना है, बचना है। देखो, स्टॉक मार्केट सबसे इजी तरीका है पैसे बनाने का, पर इतना याद रखना सबसे इजी तरीका भी है पैसे लूज़ करने का। अगर एक बार आपने पैसे खो दिया तो वो पैसे वापस कमाने के लिए आपको और 1 साल, 1.5 साल तक वेट करना पड़ेगा और फिर आपका जीरो से स्टार्ट होगा। इससे अच्छा है, आपको समझ नहीं है तो म्यूचुअल फंड में देखो। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिखा हुआ है मुझे कैसे म्यूचुअल फंड पसंद आते हैं, उसको देखो, समझो। अगर आपको समझ में आता है, नहीं आता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को मिलो और उस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करो। म्यूचुअल फंड में अभी पैसे बन रहे हैं, 2020 के बाद अच्छे से पैसे म्यूचुअल फंड में बन रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर, जो इंडियन इन्वेस्टर, जो यूथ इन्वेस्टर, यूथ तो ज़्यादा आई है, लेकिन और उम्र के लोग 40-50 साल, 60 साल, 70 साल, वो लोग भी इन्वेस्टिंग करना ज़्यादा शुरू कर दिया है। क्योंकि जब 2020 में स्टॉक मार्केट 3 महीने 4 महीने के लिए डाउन गया, उसके बाद जिस स्पीड से ऊपर आया, वो स्पीड, जो इन्वेस्टर डाउनफॉल में घुसे और उनके ज़्यादा पैसा बने, तो उसकी वजह से क्या हुआ, कंपाउंडिंग इफेक्ट हुआ। उन लोगों ने 100 लोगों को बोला, 100 लोगों ने और 100 लोगों को बोला, 100 लोगों ने और 100 लोगों को बोला कि देखो, मैंने तो 2020 में मैं जब घर पे बैठा था जून जुलाई में, तो मैंने इन्वेस्टिंग किया और मेरे इतने गुना पैसे हो गए। तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको कोई नहीं बताएगा, आपको कोई नहीं बताएगा कि किस वजह से स्टॉक मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। उसकी मेन रीज़न है माउथ टू माउथ मार्केटिंग, इंटरनेट सबके पास आ गया है, और तीसरा है सब लोग कोविड के टाइम घर पे रहे, तो बहुत उन्होंने टाइम स्पेंड किया यूट्यूब के वीडियो देखने में, डीमैट अकाउंट ओपन करने में। तो अभी अंधाधुंध पैसा आ रहा है और मुझे लगता है कि जब तक कोई बड़ा फॉल नहीं आता तब तक ये पैसा आना लोग बंद नहीं करेंगे, डालते ही जाएंगे। क्योंकि ये ऐसा होता है कि एक ही स्टॉक या एक ही म्यूचुअल फंड में घुस के लोग इतना पैसा डाला करते हैं तो वो ऊपर ऊपर जाता रहता है। तो कहने की बात ये थी कि एमआरएफ, पीडीलाइट, टाइटन, ये सब कंपनियां, पेज इंडस्ट्री, ये सब कंपनियां अच्छी हो सकती है, लेकिन जिसके पास 150 करोड़ है, 150 करोड़ वाला ज़्यादातर ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरा 1 साल में पोर्टफोलियो डबल हो जाए। लेकिन आपको ऐसी कंपनियां लेनी है जिसका 20-30% ग्रोथ हो, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ऐसा हो। आप
MRF, पीडीलाइट, टाइटन ऐसी कंपनियां तब ले सकते हो जिसके पास 100 करोड़, 150 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ है, जिसको 10% भी रिटर्न आ जाए 1 साल का तो भी वो खुश होगा। सोचो 150% रिटर्न ऑन 10% रिटर्न ऑन 150 करोड़ पोर्टफोलियो, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो वहाँ पे वो लोग ऐसा इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, उनके लिए सेफ़ है और अच्छा भी है। लेकिन जिसके पास 5 लाख 10 लाख रुपये है, जिसको 50 लाख 1 करोड़ बनाना है, उनको वैसी कंपनियां लेनी पड़ेगी जिसका कंसिस्टेंटली 20-30% का ग्रोथ हो, जिसका मैनेजमेंट अच्छा हो, जिसका क्वालिटी अच्छा हो, जिसका ग्रोथ अच्छा हो, जिसका लॉन्जिविटी अच्छा हो, जो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करती रहेगी, और जिसका प्राइस भी ज़्यादा ना हो, जिसका पी रेशियो बहुत ना हो। वैसी कंपनियों में अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आपके पैसे बनेंगे। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि कभी कभी क्या होता है कि हम 3 महीने के लिए कोई स्टॉक लेते हैं और 3 महीने तक वो कभी कभी थोड़ा सा नीचे चला जाता है, या फिर थोड़ा ही ऊपर जाता है, या फिर साइडवेज में चला जाता है, और फिर हम अपने दोस्त के पोर्टफोलियो में देखते हैं यार इसका तो पोर्टफोलियो अच्छा है, इसने ये स्टॉक लिया अभी तो 40% अब चला गया। जाते हैं, लेकिन कोई स्टॉक कब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है। अगर सबको ऐसे पता होता कि ये स्टॉक इस दिन को, इस महीने को इतने % बढ़ने वाला है, तो सब लोग उसमें इन्वेस्ट करते। समझ में आया स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, या कोई स्टॉक की प्राइस कैसे काम करती है? जैसे कि पॉलीकैब है, अभी पॉलीकैब का प्राइस आपने देखा होगा कि बहुत बढ़ गया है। तो बढ़ेगा तो फिर कुछ दिन वो रुकेगा, साइडवेज जाएगा या फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर उसका नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, वो अगले क्वार्टर से, अगले साल से अच्छा होगा, तो वो फिर से ऊपर जाएगा, फिर बहुत ऊपर जाके फिर साइडवेज जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आ जाएगा, फिर अगले क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, फिर से ऊपर जाएगा। अगर उसका प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ बढ़ता है तो वो स्टॉक ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा। राकेश झुनझुनवाला क्या बोलते थे, इफ़ द गर्ल इज़ ब्यूटीफुल द शूटर विल कम। अगर लड़की अच्छी है तो उसको लड़का मिल जाएगा। अगर आपने स्टॉक अच्छा चुना है तो उसको लेने के लिए लोग आएंगे आएंगे और आएंगे। आपको उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको ज़्यादा रिसर्च करना है कौन सी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे कि यूएस जॉब डाटा। अभी 1-2 हफ्ते पहले यूएस जॉब डाटा आया था, वो लोअर देन एक्सपेक्टेड आया था। ठीक है, तो कहने की बात ये है कि अगर यूएस का जॉब डाटा लोअर देन एक्सपेक्टेड आता है तो वो अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात होती है कि जब यूएस में कम लोगों को जॉब मिलती है तो लोगों के पास पैसे कम होंगे, पैसे कम होंगे तो वो लोग खर्च ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन ऊपर नहीं जाएगा, इन्फ्लेशन ऊपर नहीं जाएगा तो इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस यूएस गवर्नमेंट से बढ़ जाएंगे। तो आपको इस हिसाब से मार्केट को समझना चाहिए कि यूएस गवर्नमेंट कैसे काम करती है या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे काम करती है। तो अच्छी बात है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कट हो जाएगा। इससे इन्फ्लेशन रेट थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन्फ्लेशन रेट अभी एकदम से नीचे चला जाएगा या नीचे जा सकता है या साइडवेज पे जा सकता है। साइडवेज पे जाने के चांसेस मुझे 30-40% लगते हैं, लेकिन बढ़ने के चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि इन्फ्लेशन रेट को काबू करना इतनी इजी चीज़ अभी नहीं हो सकती है। पहले बात अलग थी कि तुमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो इन्फ्लेशन रेट डाउन होता था, लेकिन अभी ऐसा हाल हो चुका है कि सबके पास इंटरनेट है और सब लोग एक दूसरे को कॉपी कैट करते हैं। वो लोग मनाली घूमने गए तो हम भी जाएंगे, इन्होंने पराडा के जूते लिए तो हम भी पराडा के जूते लेंगे, उन्होंने लुइस विटन का बैग लिया हम भी लुइस विटन का बैग लेंगे। 1-2 लाख की इनकम वाले लोग भी लुइस विटॉन का और महंगी महंगी रोलेक्स घड़ियों का शौक़ रखने लगे, क्योंकि लोग इन्फ्लुएंस होते हैं इंटरनेट की वजह से, एक दूसरे को देख देख के इन्फ्लुएंस होते हैं। तो वही कहना चाहता था। आज शनिवार का दिन है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और अभी ये कथा नंबर 4 का हमने कथा पूरी कर ली है, अब हम लेंगे आपके क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं आपके क्वेश्चन। तो आपके क्वेश्चन है, सर वीएमएस इंडस्ट्री का झटपट एनालिसिस करें। ये झटपट शब्द बहुत ही फेमस हो रहा है, चलो आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। वीएमएस इंडस्ट्री, ठीक है, ये पहले काम क्या करती है? बिजनेस ऑफ शिप ब्रेकिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल। ठीक है, शिप ब्रेकिंग का कुछ काम करती है। पहले देखो, ये कंपनी बहुत ही स्मॉल कैप है, बहुत ही छोटी कंपनी है। ठीक है, अभी देखते हैं इसका स्टॉक प्राइस कैसा रहा था। अभी ऐसी कंपनी में मैं क्यों इन्वेस्ट करूँगा कि जिसने पहले
बहुत ही उसकी स्टॉक प्राइस 1700 रुपये से लेके 105 रुपये हो गई थी, और उसके बाद कितने सालों तक 2012 से लेके 2023 तक साइडवेज पे रही, और अभी स्टॉक बढ़ रहा है। तो पहली बात, आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा है, लेकिन कहने की बात है ये है कि मैं ऐसे स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करूँगा। इसका ROE ROCE कुछ अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही बात यहाँ पे ख़त्म हो गई कि इतने सालों तक ये कंपनी क्या कर रही थी। अगर आप कंसिस्टेंटली ऊपर नहीं जा रहे हो, प्रॉफिट नहीं दिखा रहे हो, तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ। देखो अभी इसका प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। आपने देखा होगा कि 3 सालों में 1 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, फिर 6 करोड़, अच्छा प्रॉफिट बढ़ रहा है। और इसका PE रेशियो क्या है, 15 का। कंपनी महंगी नहीं है, लेकिन क्या ये कंपनी ऐसे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दिखाती रहेगी। देखो अभी पिछले कुछ क्वार्टरों से तो ये अच्छा प्रॉफिट बढ़ रहा है उसका, लेकिन कहने की बात ये है कि मैं ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। FII DII, देखो FII DII तो है ही नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोमोटर है और पब्लिक है, इन दोनों के बीच में प्लस माइनस हो रहा है। तो मैं ऐसी कंपनियों में क्यों इन्वेस्ट करूँ। अगर आपको अच्छी लगती है आप कर सकते हो, अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र बोलते हैं आप कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना कम पसंद करता हूँ, क्योंकि ये सब कंपनियाँ फ्रॉड भी हो सकती है। आपको बहुत ही डीप एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसके मैनेजमेंट के बारे में पता नहीं है। अगर आपने इस कंपनी के बारे में बहुत रिसर्च किया है, सारे के सारे एनुअल रिपोर्ट्स पढ़े हैं, मैनेजमेंट से बात हुई है, या कुछ न्यूज़ पता है, और आपको लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन मैं ऐसी कंपनियों में बचता हूँ जिसका पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, जिसका प्रॉफिट अच्छे से कंसिस्टेंटली बढ़ा नहीं है, तो इसी कंपनियों को मैं अवॉइड करता हूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करेंगे कि सर नमस्ते, मैं पंजाब से हूँ, आपका वीडियो कुछ दिनों से देख रहा हूँ सर, आप IDFC बैंक का झटपट एनालिसिस कीजिए। ओके, IDFC बैंक का एनालिसिस करते हैं, तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कंपनी को एनालाइज कैसे करते हैं। तो देखो IDFC बैंक वो एक बैंकिंग कंपनी है, और इसका मार्केट कैप ठीक ठाक है, बहुत महंगा नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं मार्केट कैप चेक करता हूँ। PE रेशियो भी ठीक है। यहाँ पे ROA देखते हैं, देखो भाई ROA 1.23 है, और इसका प्राइस टू बुक ज़्यादा नहीं है, PEG रेशियो भी ज़्यादा नहीं। अब मैं देखता हूँ कि इस कंपनी ने परफॉर्म कैसा किया है। पिछले कुछ सालों से 2015 से लिस्ट हुआ है, तो ये स्टॉक अप डाउन हो रहा है। अब इसका PE रेशियो देखो, अप डाउन हो रहा है, मतलब ये कंपनी का प्राइस अप एंड डाउन क्यों हो रहा होगा। आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा। आपको ऐसे देखना चाहिए कि ये कंपनी का प्राइस अप डाउन हो रहा था तो क्यों। सबसे पहली रीज़न होगा उसका प्रॉफिट एंड लॉस। देखो 1000 करोड़ का प्रॉफिट, फिर माइनस हुआ, फिर एकदम घाटा किया, बहुत घाटा किया, फिर बढ़ा, फिर घाटा किया, फिर बढ़ा, और अभी और बढ़ रहा है। तो मतलब अभी आप 2 साल से देख रहे होगे कि इसका प्राइस बढ़ रहा है, क्योंकि 45 का हो गया 93 और अभी 77। तो अभी ये स्टॉक प्राइस बढ़ा क्योंकि उसका प्रॉफिट अच्छा हुआ, लेकिन आपने ये देखा होगा कि 2400 से प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन कहने की बात यह है कि अभी तक लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिखाएगी। देखो प्रॉफिट ग्रोथ 3 सालों का अच्छा है। इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आप सोच सकते हो, लेकिन आपको क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देखना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर, देखो मार्च का 732 था और यहाँ पे 816, मतलब इसने यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया। पहले ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, अभी थोड़ा कम हो गया। तो मतलब बात ये होती है, चलो क्वार्टर टू क्वार्टर कभी कभी हम लोग माफ़ कर देते हैं थोड़ा, अगर आपका 1-2 साल का व्यू है, लेकिन ईयर टू ईयर भी प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ रहा है। लेकिन लोग यहाँ पे डर गए हैं कि अगले क्वार्टर से प्रॉफिट अच्छा नहीं किया तो क्या ये कंपनी ऐसे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेगी। अभी देखते हैं प्रोमोटर क्या कर रहे हैं। प्रोमोटर ने पहले से ज़्यादा अपना हिस्सा बढ़ाया है, ठीक है। FII क्या कर रहा है, 15% से लेके 23% तक वो बाय कर रहा है, ठीक है। और DII बेच रहा है। मुझे लगता है FII बाय करते हैं तो वो अग्रेसिव बाय करते हैं, तो कभी कभी स्टॉक को ऊपर जाने का चांसेस हो जाता है। लेकिन मैं ऐसी कंपनियों को अवॉइड करूंगा। आपको रिसर्च अपना खुद को करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को बोलना है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी स्टॉक का एनालाइज कैसे करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि सर वोडाफोन आइडिया शेयर्स का क्या हो सकता है। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, क्योंकि ये तो नए नए फूलों का मज़ा करता है।
देखो वोडाफोन आइडिया का, मुझे ये पता नहीं चलता कि लोग ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट ही क्यों करते हैं। मैं वोडाफोन आइडिया को मैं एनालाइज करूँगा, झटपट एनालिसिस हो जाएगा, लेकिन कहने की बात ये है कि 5,000 कंपनियाँ हैं, आपको ऐसी बकवास कंपनियों में क्यों घुसना है जिसका कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है? तो आप क्यों घुसते हो? मैं क्यों ऐसी कंपनियों को अवॉइड करता हूँ? क्योंकि यार कोई लड़का होता है जिसने 8 स्टैंडर्ड में 80% लाया, 9 स्टैंडर्ड में 85% लाया, 10 स्टैंडर्ड में 90% लाया, ठीक है, 11 स्टैंडर्ड में 91% लाया, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि 12 स्टैंडर्ड में ये 85 to 95 के बीच में परसेंटेज लाएगा। लेकिन कोई कंपनी ऐसी होती है कि बहुत घाटा करती है और फिर एकदम से प्रॉफिट करने लग जाती है और आपको लगता है कि ऐसा ही प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, तो ऐसे नहीं होता है। आपको वही समझाने आया हूँ मैं कि ऐसी कंपनियों को अवॉइड करो कि जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करती है। नहीं, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं करती है, वैसी कंपनियों को अवॉइड करो। पहली बात है 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, इसका पी रेशियो ही नहीं है। कितनी घटिया कंपनी होगी, देखो पी रेशियो ही नहीं दिखा रहा है, मतलब कुछ घपला है। जो घाटा ही करती रहती है वो क्या प्राइस अर्निंग रेशियो दिखाएगी? देखो 2007 से स्टॉक लिस्ट हुआ है, बढ़ा, तब बुल मार्केट था, फिर बेयर मार्केट में ऑब्वियसली घटा, फिर बढ़ा, फिर रिलायंस जियो लॉन्च हुआ तो इसकी वाट लग गई। तो कहने का बात ये होता है कि यार सबसे पहली बात यहाँ से ही पता चल जाता है, सेल्स ग्रोथ 1% से बढ़ा, प्रॉफिट ग्रोथ -12, मतलब घाटा बढ़ रहा है। आप यहाँ पे देखोगे पहले कंपनी प्रॉफिट करती थी और फिर रिलायंस जियो के लॉन्च होने के बाद इसका अभी घाटा ही कर रही है। तो इसका मतलब मैं ऐसी कंपनियों के इन्वेस्ट करने या ट्रेड लेने के बारे में भी क्यों सोचूं? अभी आपने 1 साल में या अभी देखा होगा कि 7 रुपये की प्राइस हो गई 17 रुपये। देखो इसको बोलते हैं सट्टा करना। अगर आपको सट्टा ही करना है ना, तो सबसे इजी रास्ता होता है कि आप जाओ वो महालक्ष्मी रेस कोर्स में किसी हॉर्स पे रेसिंग करो, या फिर क्रिकेट पे सट्टा करो, जो आपको 4 घंटे में बता तो देगा कि आपका पैसा डबल हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आया? ये तो ऐसी बात है कि गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्ट किया है, उसने FII ने डाला है, उन्होंने कुछ लॉन रेस किया है तो अभी प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ऐसी कंपनियों को मैं 100% अवॉइड करता हूँ। मैं यहाँ ट्रेडिंग करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ इन्वेस्टिंग करने आया हूँ। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में डिफरेंस ये होता है कि आपको ट्रेडिंग में ये सोचना होता है कि 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में स्टॉक कैसा होगा। आपको इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपको भले ही आप इन्वेस्टिंग करके 6 महीने के बाद किसी स्टॉक को निकाल दो, वो अच्छी बात है, लेकिन ट्रेडिंग मतलब ऐसी चीज़ होती है कि आप 6 रुपये का स्टॉक ले लो और आपको लगता है कि 2 महीने में 10 रुपये का हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना कि जो स्टॉक इनलिक्विड होते हैं उसको बाय करना मुश्किल होता है और उसको सेल करना तो उससे 10 गुना मुश्किल होता है, क्योंकि जब लोग बेचने बैठते हैं ना तो कोई लेने वाला नहीं होता। तो ये बात आपको समझनी होगी। यही बात समझाने के लिए मैं आपको ये से झटपट एनालिसिस करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि कैसे स्टॉक्स को अवॉइड करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि सर नमस्ते, अभी आपका वीडियो देखना शुरू किया है, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन है कि सुंदरम फाइनेंस का झटपट एनालिसिस। सबको स्टॉक का ही एनालिसिस करना होता है ज़्यादातर, कभी कभी इकोनॉमी के क्वेश्चन भी आएंगे, वो भी हम लेंगे। देखो सुंदरम फाइनेंस का देखते हैं। ठीक है, ये एक NBFC है जो व्हीकल, होम लोन, म्यूचुअल फंड, जनरल इंश्योरेंस और ये सब सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये एक नज़र डालना ठीक है, लेकिन किसी स्टॉक को इन्वेस्ट करने से पहले उसका मार्केट कैप देखो, ज़्यादा नहीं है। मैं मार्केट कैप इसलिए देखता हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है किसी स्टॉक का मार्केट कैप होता है 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़। तो अगर आपके पास 5-10 लाख ही रुपये इन्वेस्ट करने के लिए है तो ऐसी बड़ी कंपनियों को मैं इन्वेस्ट करना अवॉइड करता हूँ, क्योंकि जो ऑलरेडी 10 लाख करोड़ की हो गई है, 5 लाख करोड़ की हो गई है, उसको ग्रो होने के चांसेस कम नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे ग्रो करती है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी को ग्रो करने के लिए उसका सेल्स भी अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे तक ज़्यादातर ऐसी कंपनियों को मार्केट कैप्चर, उन्होंने ऑलरेडी मार्केट कैप्चर कर दिया होता है, इसकी वजह से ही उनको और नया मार्केट क्रिएट करना पड़ता है, या फिर उसी मार्केट को धीरे धीरे वो आगे बढ़ा सकती है, वही ऑप्शन होता है। इसीलिए वो कंपनियां ज़्यादातर ग्रो नहीं करती हैं। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये स्टॉक में पी रेशियो ज़्यादा नहीं है, ROE ठीक है,
ROC ROA ठीक है, प्राइस टू बुक सब कुछ ठीक ठाक है, ROE ROCE और ये सब में ज़्यादा नहीं है। लेकिन अभी देखते हैं स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है। देखो ये कंपनी मुझे अच्छी लगेगी, बाकी सब जो अगले एनालिसिस की है, देखो 63 का प्राइस था, वो कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। यहाँ पे स्टॉक साइडवेज गया था, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ये कंपनी अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, अब देखते हैं पी रेशियो पहले 25 का था और अभी भी इतने के आसपास ही घूम रहा है, मतलब इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, मतलब उसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया होगा। अभी देखते हैं उसका सेल्स ग्रोथ 11% से ही बढ़ रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ 9% से बढ़ रहा है। आप यहाँ पे देखोगे कोविड के बाद 1200 जितना ही रहा, फिर 1500 हुआ, तो अभी आप देखोगे कि 3 साल में ये कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। तीन साल में ये कंपनी का 2500 का हो गया, मतलब ठीक ठाक अच्छा परफॉर्म किया है। तो कहने की बात ये है कि ये कंपनी ठीक ठाक है, मतलब ऐसा कोई क्रेजी इन्वेस्टमेंट रिटर्न आ जाएगा वैसी कंपनी नहीं है, अनटिल एंड अनलेस इसका प्रॉफिट ग्रोथ 20-30% से बढ़े और सेल्स ग्रोथ भी 20-30% से बढ़े। अभी FII DII क्या सोच रहे हैं? FII का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि FII को शायद ज़्यादा पता हो। DII बेच रहे हैं, पब्लिक भी कम पार्टिसिपेट कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ठीक ठाक कंपनी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास लंबे समय का व्यू हो, जैसे कि 5-10 साल का, और आपके पास पैसे भी बहुत है और आप चाहते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो ज़्यादा गिरे नहीं, लेकिन हम 10% 20% से ग्रो करता रहे, 15% से, तो ऐसी कंपनियां ठीक ठाक होती है। लेकिन आपको बड़ा पैसा बनाना है, वो भी इन्वेस्टिंग से, तो आपको वैसी कंपनी, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो होगा 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख, तो आपको बनाना होगा डबल या 30-40% रिटर्न या 70% रिटर्न, जितना ज़्यादा हो सके उतना बड़ा रिटर्न। क्योंकि जब पोर्टफोलियो छोटा होता है तो स्टॉक चेंज करने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि आपके पास शेयर्स कम होंगे तो आप बेचने जाओगे तो कोई लेने वाला मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे स्टॉक्स को मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करूँगा अनटिल एंड अनलेस मेरे पास न्यूज़ हो, या फिर मैंने उसका एनुअल रिपोर्ट पढ़ा हो, या कोई मैनेजमेंट की बात सुनी हो, या फिर मैंने कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई हो, तो तभी मैं ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करूँगा। तो इसी तरह से हम एनालाइज करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मेरा पोर्टफोलियो देखना हो, या फिर मुझे कौन से स्टॉक अच्छे लगते हैं, मुझे फॉलो करना हो, कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे लगते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में अपना लिंक दे दिया है, तो आप मुझे ऐसे फॉलो कर सकते हो। और अभी 2-3 मिनट और बचा है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी ये क्रिकेट का एक क्वेश्चन आया है, चलो अच्छी बात हो गई, एक रिलैक्सिंग सा क्वेश्चन आ गया है कि विराट कोहली और गंभीर की दोस्ती हो गई है सर, क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है? आपने देखा होगा कि कुछ 2-3 वीक पहले जब IPL में विराट कोहली ने और गंभीर ने हग किया, दोनों को एक दूसरे को गले लगाया, तो सबको मज़ा आया, लेकिन सबका मज़ा चिकना चूर हो गया कि यार अभी मज़ा नहीं आएगा जो तड़का आ रहा था। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या ये सब पब्लिसिटी स्टंट होता है? मुझे नहीं लगता कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट होगा, क्योंकि यार क्या होता है, ये दोनों बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ी शख्सियत है, तो ये सब लोग ऐसे पब्लिसिटी पैसों के लिए ये सब ऐसा कुछ नहीं करते। और दूसरी बात ये होती है कि विराट कोहली के पास पैसे बहुत है, गंभीर के पास इनफ पैसे, सुना है कि उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है या कुछ ऐसा बड़ा बिजनेस करते हैं। तो कहने की बात ये है कि ये सब लोग पैसों के लिए ऐसा नहीं करते, उनके डिफरेंस व्यू होते हैं सोचने के, उसकी वजह से, और दोनों का सेल्फ रिस्पेक्ट, या फिर कभी कभी लोग उसको ईगो भी समझते हैं, वो ज़्यादा हो सकता है, उसकी वजह से भी वो लोग ऐसे ग्राउंड पे या ड्रेसिंग रूम में फ़ाइट कर सकते हैं। तो कहने की बात ये है कि देखो, मुझे पर्सनली विराट कोहली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे क्रिस्टियानो रोनाल्डो पसंद है और इसी वजह से उसका वर्क एथिक भी ऐसा ही है, तो मैं विराट कोहली को फुली सपोर्ट करता हूँ। गौतम गंभीर मुझे ठीक लगता है, उसका सोचने का तरीका मेरे से अलग है, और वो मैं ऐसा नहीं बोलता कि वो गलत सोचता है, सबका अलग अलग व्यू होता है, लेकिन कहने की बात ये है कि सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। डिफरेंस ऑफ व्यू हो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी के बारे में कुछ अलग विचार से सोचते हो तो सोच सकते हो, लेकिन किसी को पर्सनली क्रिटिसाइज मत करो, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते अगली कथा में, कथा नंबर 5 में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।